Hello everyone, this is Sasti Guru welcoming you on my channel. और इन दिस वीडियो अपन जो है ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट मी सेलेक्ट द पेन ताकि इजी हो आपके लिए चीज़ों को समझना. एंड देन विल बिगिन द क्लास नाउ द रिकॉर्डिंग. सो ग्लोबलाइजेशन क्लास 10th इकोनॉमिक्स यू ऑल नो वेरी वेरी वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और आपके बोर्ड के सिलेबस में भी आ रहा है इस बार. तो इसकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो स्टे विद मी. काफ़ी छोटा वीडियो होगा, सो टेंशन की बात नहीं है. आई विल टेलिंग यू द क्वेश्चन along with the answers as well, so it is going to be a plus point for you here. So let's move on and let's see the questions one by one. और हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाली जो बटन है just press that and subscribe the channel. बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिले. अल्दो आई नो कि इंसान बोर हो जाता है, बट सारे सबके बेल बटन दबाने की जरूरत ही क्या है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट डू दैट थिंग. ठीक है. और जो लोग नए हैं, वन मोर थिंग कि आप यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन द प्रोफाइल एंड देयर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें क्लास 10th के एसएसटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप कर रखे हैं. अलॉन्ग विद देम जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनकी भी एक सीरीज मैंने लास्ट ईयर ही डाल रखी थी एंड इट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. A lot of students, it was like 60 to 70% questions were there from there only. सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो भी. उसमें मैंने बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है एनसीईआरटी में आपके. तो दिस इज वेरी वेरी गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. नाउ लेट्स बिगिन. एमसीक्यूज का सीरीज है अपना. सो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है अपने लिए इंपॉर्टेंट. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड व्हाट. ट्रेड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, जो बैरियर लगा होता है, उसे जब हटाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. लिबरलाइजेशन, फेवरेबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या फ्री ट्रेड. तो वेरी सिंपल आंसर इट इज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So I hope most of you know the answer as well. But those who don't know, please revise, keep on writing or keep on taking the screenshot of this kind of questions. Going to be very, very helpful for you. Now moving to second question. Rapid integration or interconnection between countries is known as. When the market is kind of growing very fastly, जब मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और जब कंट्रीज, देश जो है आपस में जुड़ रहे हैं ड्यू टू ट्रेड. किस चीज की वजह से? ट्रेड की वजह से. इन हिंदी भी से व्यापार की वजह से अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन या फिर कैपिटलाइजेशन. सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इन हिंदी भी से. आई नो आई एम वेरी बैड इन हिंदी बट आई एम ट्राइंग टू राइट इट. वैश्वीकरण मे भी पॉसिबल कि ये गलत लिखा हो मैंने. So the correct answer is globalization and apologies for the wrong Hindi. Now moving to next question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following organization lays stress on liberalization of foreign trade and foreign investment? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर लिबरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस बनाता है, आई मीन प्रेशर क्रिएट करता है? Is it ILO, International Labour Organization, or it is IMF, International Monetary Fund, or it is WHO, World Health Organization, या it is World Trade Organization, WTO? तो बेसिकली आपको आंसर पता चल चुका होगा. जब ट्रेड की बात हुई तो अल्टीमेटली इट विल बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लेट मी गिव एन एग्जांपल. जब 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया था, इन 1991 वी हैड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP से. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम एक्चुअली कि 90s के डिकेड में ना इंडिया जो है वाज गोइंग ऑन स्लो डाउन. मतलब हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्लो चल रही थी एंड वी नीडेड सम फंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. एंड उसके पहले आवर मार्केट वर क्लोज्ड. तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी. सो इंडिया वेंट टू वर्ल्ड बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF. सो वर्ल्ड बैंक गिव एन ऑफर कि ओके विल गिव यू लोन, but the first thing you will have to do is to open your market. I mean, you will have to accept this term and credits of globalization. ठीक है. सो दिस एग्जाम्पल प्रूव्स इट ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली कंट्रीज के ऊपर स्ट्रेस बनाता है एंड इट इज लाइक कि दे ट्राई टू परसुएड देम टू एक्सेप्ट दिस FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यू कैन से. ठीक है. तो ये WTO. आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Not only I mean I'm not only hoping, actually it is very much helpful for you. Now moving to the next question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 it will be. So can you tell me which of the following is not a feature of MNCs? मल्टीनेशनल कंपनी का कौन सा फीचर नहीं है?
एक या एक से ज़्यादा कंट्री में ये प्रोडक्शन ऑपरेट करता है, या फिर ये अपनी फैक्ट्री वहाँ सेटअप करता है जहाँ पे ये मार्केट के नज़दीक हो। आई मीन इट सेटअप फैक्ट्रीज वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। नेक्स्ट, इट ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स वे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में इनका प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग, इट एम्प्लॉयज लेबर ओनली फ्रॉम इट्स ओन कंट्री। सो दिस फोर ऑप्शंस, इन चार ऑप्शन में से अल्टीमेटली अगेन आपको आंसर पता चल चुका होगा। ये तीन फीचर्स हो गए आपको, तो यहाँ एक हेल्पफुल हो गई, एक हेल्पफुल चीज हो गई आपके पास कि एमएनसी के तीन जनरल फीचर्स आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा कंट्री में इसका प्रोडक्शन है। तो यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। ये अपना फैक्ट्री वहां सेटअप करता है जहां ये मार्केट से नजदीक हो, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर पार्ट वो हो सकता है चाइना में बना रहा हो, असेंबलिंग का पार्ट काम वो जापान में करा रहा हो, मार्केटिंग इसका कहीं और हो रहा हो, इसका इसका टेक्निकल सपोर्ट इंडिया में हो। सो थिंग्स आर लाइक सो मच डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ, सो इट सिम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फीचर अगेन। बट अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड लेवल से जहां भी इनके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एनी वन फ्रॉम एनी कंट्री कैन ज्वाइन द कंपनी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट एमएनसी का फीचर नहीं है। द लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर डी, ठीक है। So I hope you got the question or explanation भी। Now moving to next question, question number 5, tax on import is an example of what? जो भी चीजें हम फॉरेन कंट्री से जो अपने कंट्री में आ रही है, बेची जा रही है, वो किस चीज का एग्जाम, मतलब उस पर अगर टैक्स लग रहा है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ ट्रेड और टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या ट्रेड बैरियर या फॉरेन ट्रेड। तो वेरी सिंपल थिंग, अगर कंट्री जो है अगर नहीं चाहती है कि उसके यहाँ कोई पार्टिकुलर चीज लाइक Xiaomi मोबाइल्स, टेक द एग्जांपल ओनली, सो और वन प्लस मोबाइल्स। सो इंडियन गवर्नमेंट डोंट वांट कि ये चाइनीज जो ब्रांड्स है ये हमारे यहाँ ज्यादा बिके। सो व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्सेस ऑन दिस प्रोडक्ट्स। सो व्हाट विल हैपन? देयर प्राइसेस विल राइज अप। So in that case, what will happen? Ki, just take the example ki Micromax is there running in the country. Just take the example, and very soon it is going to launch the phone. Na? That one, that in phone, in perhaps you would have seen the video. So what happens in this case? Prices will rise up, and then what happen? What will happen? People will prefer the cheaper phones now. सो दिस थिंग इज एक्चुअली, ये जो टैक्स बढ़ाने की जो पॉलिसी है ना, ये एक ट्रेड बैरियर है। हम लोग जो ट्रेड हो रहा है फॉरेन कंट्री के साथ, हम उस पर बैरियर लगा रहे हैं, एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। टैक्स लगाना, टैक्स ज्यादा लगाना इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट विल बी which one of the following is not characteristics of special economic zone? What is the SEZ? इस चीज के लिए आई विल टेक अ सेपरेट क्लास, बट अभी के लिए यहाँ जान लो कि 8 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में। तो कहता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पता चल जाएगा, एक गलत आंसर है, बाकी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन दे आर सेइंग इज कि दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक उन्हें टैक्स नहीं देना है। सेकंड कहता है कि गवर्नमेंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है लेबर लॉ में, मजदूरों से रिलेटेड जो कानून है उसमें उन्हें कुछ छूट दी जाती है। वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है एसईजेड में, और उन्हें शुरुआत के 5 साल तक टैक्स नहीं देना होता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो है गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एसईजेड, एंड रेस्ट दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट रिगार्डिंग एसईजेड। तो यहाँ आपको एसईजेड के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, एंड रिमेंबर दिस थिंग कि इंडिया में वी हैव 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट विल बी, so it refers to the globalization which creates opportunity for all and ensure that its benefits are better shared. What is this thing called actually? ये कहता है कि एक बेहतर ग्लोबलाइजेशन के लिए, और दूसरी थिंग कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स है वो सबको इक्वली मिल सके। सो इस एक्सप्लेनेशन के लिए कौन सा टर्म बेटर है? प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, कैपिटलाइजेशन कहेंगे, या फिर डब्ल्यूटीओ कहेंगे, या फिर फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे? ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द आंसर इटसेल्फ हियर। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फेयर ग्लोबलाइजेशन। व्हाट विल से इट? फेयर ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और फॉर दिस स्टेटमेंट एक्चुअली। Now moving to next question, question number 8, we will so the impact of globalization has not been fair. ये फैक्ट है कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो फेयर नहीं रहा। आई मीन वो सबके लिए इक्वली वैसा फायदेमंद नहीं रहा। तो कहता है कि इसमें से कौन से वो लोग हैं जिन्हें ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है? वेल ऑफ कंज्यूमर और पीपल लाइक यू एंड मी, या फिर छोटे प्रोड्यूसर और वर्कर्स, या फिर स्किल्ड एंड एजुकेटेड प्रोड्यूसर्स, और लार्ज वेल्दी प्रोड्यूसर्स। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते। दे आर द मोस्ट बेनिफिटेड वन फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो दे आर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। I hope it is okay for everyone till now. Now moving to next question, question number 9 here. What is the main motive behind the investment of MNC?
एमएनसी जो है क्यों इन्वेस्ट करती है, उनका पर्पस क्या है इस चीज के पीछे, उनके इस इन्वेस्टमेंट के पीछे उनका पर्पस क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि उनका मेन मोटिव है उनका एसेट और अपना प्रॉफिट बढ़ाना। सेकंड थिंग क्या था कि उनका मेन मोटिव होता है लोगों का वेलफेयर। इज इट सो? आई डोंट थिंक सो। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, द मेन मोटिव ऑफ एन एमएनसी is to offer financial support to the government of the country. Is it so? nahi, they try to evade from taxes and all those things. So again, this is a incorrect statement. And the main motive is to benefit foreign countries. Again, no. So we have only one statement that is supporting this कि उनका main purpose क्या होता है, their main motive is to increase their asset and earn profit. उनका पहला purpose होता है फायदे कमाना. Example है Amazon, Jeff Bezos, a very good example of this thing. Now moving to next question, question number 10 here, and this will be the last question of this class, or I can say of this video. The main aim of WTO is to liberalize what? WTO का मेन एम क्या है, किस चीज को लिबरलाइज करना है? डोमेस्टिक ट्रेड? नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज ना, फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. So of course this name is giving you the answer. I hope you have got the answer. Domestic trade, it is incorrect. National trade, absolutely no. International trade, of course yes. This is the correct answer actually. External trade, it can be in one and two country, but since it is a World Trade Organization, it is talking about a global level now. So this option is absolutely incorrect. So the third option, international trade, is absolutely correct answer for this statement. So I hope you have enjoyed the class. आपको class पसंद आया होगा, और if you like the video, so please do not forget to share it with your friends and subscribe the channel as well. Thank you very much for watching SST Guru. Keep supporting. I'll keep uploading